हेलो बच्चों, आज टुगेदर विद दिव्यम संस्कृत पाठ्य पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के लिए। सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार दिव्यम बुक अधिकतर विद्यालयों में चल रही है। बच्चों के हित के बारे में विचार करते हुए मैंने आज इस बुक का स्टार्ट किया है। देखिए, यहाँ पे हमारा इसी पुस्तक के अंतर्गत विषय अनुक्रमणिका भी है। सबसे पहले प्रार्थना, संस्कृत वर्णमाला, शब्द परिचय, सर्वनाम परिचय, धातु परिचय, इसके साथ ही प्रश्न पत्र भी दिया है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अव्यय इत्यादि। फिर अभ्यास के लिए प्रश्न पत्र भी है। कारक परिचय, कर्ता, कारक, कर्म, इस प्रकार से सारे कारकों के विषय में भी बताया जाएगा आपको। और यहाँ पे हमारा मम परिवार और लट लकार, इनके विषय में, सुभाषस्थानी के विषय में बताया गया है। अंतिम हमारे कुछ संख्या, चित्र वर्णन, संवाद, अपठित, अवबोधन और शब्द रूप के माध्यम से कुछ टॉपिक रहेंगे। ये देखिए, छोटे बच्चों की स्टार्टिंग के लिए है, इस वजह से बहुत सूक्ष्म सिलेबस रखा है। जब हम संस्कृत विषय पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? वर्णमाला पढ़नी है, जो आपके सबसे पहले वर्णमाला दी हुई है प्रथम पाठ के अंतर्गत। ठीक है, प्रथम पाठ को स्टार्ट करने से पहले हमें प्रार्थना करनी है। भगवान से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि आपके जो भी कोई विपत्ति है, कष्ट है, उनका भगवान हरण करें और आपको प्रगति पथ पर अग्रसर कराएं। तो प्रभो देश रक्षा बलम मैं प्रयच्छः, नमस्ते अस्तु देवेश बुद्धिं च यच्छः, श्रुता अस्ते वयं सूरवीरा भवाम, गुरून् मातरं च अपि तातं नमाम। तो हे प्रभु, तो देखिए इसमें बोला है, हे प्रभु देश रक्षा बलम में प्रयच्छ, हमें प्रदान करो, इतना बल प्रदान करो जो हम हमारे देश की रक्षा कर सकें। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट है अपनी। हे प्रभु देश रक्षा के लिए हमें बल प्रदान कीजिए। नमस्ते अस्तु देवेषु बुद्धिं च यच्छः, हे देवों के देव, हे प्रभु हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। बुद्धिं च यच्छः, और हमको ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए। यच्छ यानी देने के लिए है। ठीक है, सुता अस्ते वयं सूरवीरा भवाम, हम ऐसे पुत्र बने। ऐसे एक माँ होती है तो अपने माँ अपने बच्चे को कहती है कि सूरवीर बने, बुद्धिमान बने। तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा है, हम ऐसे पुत्र बने, हम सभी ऐसे सूरवीर बने, वीर बने। सुता अस्ते वयम, हम सभी ऐसे पुत्र बने, सूरवीर होएं। गुरून् मातरम च अपि तातं नमामः, जो अपने गुरु और माता पिता का नमन करें, उनका सम्मान करें और आपका आशीर्वाद रहे। हम अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें। तो ये भगवान से गुरु प्रार्थना की गई है, गुरु और माता पिता और देश की रक्षा के लिए प्रयास करने के लिए बुद्धि और शूरवीरता का आशीर्वाद लिया गया है। इसके बाद में हमारा दूसरा श्लोक है, नमामि ईश्वरं प्रातः नमामिं जनकं तथा। ईश्वर को हम नमन करते हैं, नमामिं जनकं तथा, और अपने माता पिता को भी हम क्या करते हैं? नमन करते हैं। ठीक है, नमामि मातरं पूज्यां नमामि शिक्षकांस तथा, अपने माता पिता, गुरुजन और ईश्वर को हम सभी नमन करते हैं। इस प्रकार से ये दूसरा श्लोक भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में आज हम संस्कृत वर्णमाला स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जब हम कोई भी विषय पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो या संस्कृत पढ़ रहे हो, जब हम कभी लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है? अल्फ़ाबेट या वर्णमाला होना। ठीक है, तो इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो ABCD सभी बच्चों को आती होगी। उसी प्रकार से संस्कृत में जब हम पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, तो हमें संस्कृत और हिंदी की वर्णमाला भी अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी वर्णमाला के अनुसार ही होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे स्वरों की संख्याएं चेंज हो जाएगी और व्यंजनों की संख्याएं भी बदल जाती हैं, और एक लिखने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहेगा। तो ये आज
सभी बच्चों को सीखना भी है। देखिए, वर्णमाला का अर्थ है वर्णों का वह समूह, वर्णों का वह समूह। अब देखो, जिसका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से हमारे वर्ण शब्द बना रहे हैं, शब्दों से वाक्य बन रहे हैं, पद बन रहे हैं, ठीक है, वर्णों का समूह ही क्या है? वर्णमाला है। और वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण को आप ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, वर्ण से छोटी कोई इकाई नहीं होती, ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ये आपका जनरली क्वेश्चन भी है। और इनको दो भागों में व्यक्त किया जाता है वर्णमाला को, जिन्हें स्वर और व्यंजन के रूप में पढ़ा जाता है। स्वर 13 होते हैं, जबकि व्यंजन हमारे 33 होते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्वरों के विषय में यहाँ पे बताया है, स्वर स्वर राजते इति ही स्वरा कथ्यते। एक संस्कृत में एक पंक्ति भी कही जाती है। इसमें कहा जाता है कि जो स्वर होते हैं ना, वो खुद राजा के समान होते हैं, उन्हें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो बिना किसी आवश्यकता के या बिना किसी की सहायता के इजीली चले जाते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं स्वर। और जो व्यंजन है, व्यंजनों को क्या? स्वरों की आवश्यकता होती है, वो बिना स्वर की ज़रूरत के कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राजा के समान माना जाता है स्वरों को। और आपने देखा होगा, प्रत्येक स्वर की अपनी महत्ता है, उनकी अलग मात्राएं होती हैं, जो व्यंजन वर्णों को सहारा देती हैं, ठीक है। 13 स्वरों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अ, जिसे ह्रस्व आ कहा जाता है, आ दीर्घ आ, ई ह्रस्व ई दीर्घ ई, ओ ह्रस्व ओ, दीर्घ ओ, ह्रस्व री, दीर्घ री। संस्कृत वर्णमाला में 2 री होती हैं, ये एक बात अंडरलाइन कर लेना, ध्यान रखना अच्छे से। और री शब्द भी होता है, ये हमेशा ह्रस्व ही माना जाएगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट बात हो जाएगी यहाँ पे। ए, ये कोई ह्रस्व नहीं होती, ये ए दीर्घ में ही आती है। ये 2 आ और ई, इन 2 स्वरों से मिलके ही बनेगी ए। इनको संयुक्त स्वर के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। ए, ये भी संयुक्त स्वर के अंतर्गत होगा। ओ और औ। देखो बेटा, आप इसको बोलोगे औ, क्योंकि 2 मात्रा लगी हुई है, ठीक है। इसका उच्चारण औ होगा, ना कि ओ औ। जो बड़ा ओ होगा उसको आप औ बोलोगे। इस प्रकार से हम 13 स्वरों के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे स्वरों को वर्गीकृत करके भी समझाया है। आ ई उ री लृ 5 ह्रस्व स्वर होते हैं, जबकि दीर्घ स्वर कितने हैं? 4 होते हैं। और बाकी के आपके 4 संयुक्त स्वर होते हैं। इस प्रकार से 3 कैटेगरी करने के बाद में कंप्लीट आपके 13 या 13 स्वर हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, आगे है संयुक्त स्वर दीर्घ स्वरों के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अब संस्कृत भाषा में 11 स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है, री और री को नहीं माना जा रहा है। देखो, हम पहले इनको पढ़ते हैं तो 13 या 13 स्वर माने जाते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों के मतानुसार 11 स्वरों की ही गणना की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कुछ चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों पे आधारित संस्कृत शब्द भी हैं। अस्वह, अस्वह, और ये जो 2 बिंदी हैं इनको विसर्ग बोलते हैं। छोटे बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता नहीं होगा हलंत विसर्ग क्या होता है, तो इनको विसर्ग बोलते हैं। अस्वह यानी घोड़ा। यहाँ पे एक दुकान है, दुकान को आप क्या बोलोगे? आपढ़ा, ठीक है, विसर्ग लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इत्रम, जिसका हिंदी अर्थ है सुगंध। फिर है इरनौका, तो यह है मोटर बोट, जो अपना गार्डन है, बगीचा है। उपवनम, यहाँ पीछे हलंत है। ऊना, ऊन, जो आप ऊन से अपने कपड़े वगैरह बुनते हुए दादी नानी को देखते भी होंगे, जिसे संस्कृत में ऊना शब्द से संबोधित किया जाता है। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे री है, री ऋषि का एक उदाहरण भी है, ऋषि ही।
लरी है, ठीक है। यहाँ लरी का कोई उदाहरण नहीं दिया है। ए कहा, ऐरावत, ऐरावत इंद्र की हाथी का नाम है। ओष्ठः, और यहाँ औषधम, ठीक है, औषधि के लिए आया है। ये शब्द आपको देखने हैं कैसे लिखा जा रहा है और पढ़ना है, उच्चारण करोगे तो आ जाएगा। व्यंजन का टॉपिक हम बाद में पढ़ाएंगे, जितना पढ़ा है इसी को रिपीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में यह हम आपको व्यंजन समझाएंगे। जब तक आपको त्रयोदश और एकादश स्वरों के विषय में पूरा पता होना चाहिए और लिखना अच्छे से आना चाहिए। रिपीट करिए। थैंक यू बच्चों।